नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी दूर होगी समय के साथ, तो ये मतलब समय के साथ कैसे दूर होगी? डीएम को क्यों ये अधिकार दिए गए कि प्रबंधन में इसमें गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ मतलब गैर मुस्लिम से नहीं है, यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं जो होते हैं। यहाँ पे आपको वोट किए हैं मुस्लिम समाज से, वो अब नाखुश हैं, उनके लिए लास्ट मैसेज क्या देना चाहिएगा? वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने, हमारे साथ जमुई सांसद अरुण भारती जी हैं। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सिर्फ रहेगा वक्फ बिल जो आया है उसको लेकर के, क्योंकि आप खुद उस जेपीसी के मेंबर भी रहे थे। मतलब जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसमें कि कुछ संसदों को बनाया जाता है, उनके वो ये मेंबर भी थे। तो पहले मैं जानूंगा कि ये बिल के बारे में आपका क्या राय है? नहीं, देखिए मुस्लिम संपत्तियों को जो वक्फ की जाती है, दान की जाती है, उसको बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, और इसको लेकर के कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लगातार अ, संशोधन लाते रहे हैं। इस बिल में संपत्ति के प्रबंधन को कैसे बेहतर किया जाए, ये बिल उसके लिए है। ये वक्फ का जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसको लेकर के नहीं है। उसके अंदर जो संपत्तियां हैं उसको बेहतर प्रबंधन के लिए ही लाया गया बिल है। और आज के दिन में जो भी विरोध हो रहा है लोगों का, वैसे और जो लोग भी इनको इसको लेकर के आशंकाएं थी, उसी को लेकर के चिराग पासवान जी ने कहा था जब ये बिल आया था अगस्त 2024 में, कि इस पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए। जो भी प्रभावित पक्ष हैं उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। बहरहाल जेपीसी गठित हुई। पूरे भारत के इतिहास में इतनी ज़्यादा चर्चा किसी जेपीसी ने नहीं की जितनी कि वक्फ बोर्ड के जेपीसी ने की। 96 लाख से ज़्यादा ईमेल खंगाले गए। 250 से ज़्यादा संस्थाओं ने आकर के अपनी अपनी बातों को रखा। मुस्लिम संगठन जो थे, हर तबके के संगठन थे, उन्होंने आकर के अपनी बातों को रखा। 20 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड ने आकर अपनी बातों को रखा। कई माननीय मंत्री, सांसद, विधायक जिन्हें लगता था कि अपनी बात को रखना है इस जेपीसी के सामने, उन्होंने आकर अपनी बातों को रखा। और सभी की बातों को सुनने के बाद फिर एक रिपोर्ट बना करके सरकार को दी गई, स्पीकर को दी गई। स्पीकर ने फिर सरकार को इसके लिए आगे आदेश दिया और फिर संशोधित होकर के जो बिल आया, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जिसको फिर लेकर के पार्लियामेंट, संसद में भी चर्चा हुई और सभी की आशंकाओं को, उनकी चिंताओं को एड्रेस करते हुए ये बिल पास हुआ है। देखिए, ये उस संपत्ति से वंचित जितने भी गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो वंचित तबके के मुसलमान हैं, हाशिए पे पड़े हुए मुसलमान हैं, जो कि मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जो किसी न किसी तरह से इससे पीछे रह गए हैं, और उनको अगर मुख्य धारा में लाने की बात हो रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। चाहे वो अंसारी मुसलमान हो, पसमानदा मुसलमान हो, जुलाहा मुसलमान हो, या फिर आपका राई मुसलमान हो। तो ये सब लोग जो हैं, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लोगों ने अपना इसको एक धंधा बना लिया था कि इन सभी को भारत की सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ने मत दो। इनको समाज के लिए, खुदा के लिए जो संपत्तियां दी जाती हैं दान में, समाज के बेहतरी में काम आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के काम आ रही थी। तो समाज में समग्र इसका फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए, उसको ला करके बिल है लाया गया है। और ख़ास करके गरीब वंचित तबके मुसलमानों को अब इसका फ़ायदा मिलना शुरू होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि इस बिल को लाया जाए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसमें अलग अलग संशोधन होंगे। वक्फ की संस्था और वक्फ प्रबंधन, उसके अंदर संपत्तियाँ, उसका प्रबंधन, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसको समझने की ज़रूरत है, बिल को पढ़ने की भी ज़रूरत है, और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये उनके धर्म के खिलाफ नहीं है। उसके अंदर जो संपत्तियों का प्रबंधन है, ये उसको कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, ये उसके लिए बिल है। अगर इतना ही बेहतरी वाला बिल है तो फिर हर जगह विरोध क्यों हो रहा है? आपके भी पार्टी से कुछ लोग रिज़ाइन दिए हैं, ऐसा भी कुछ हुआ है? क्योंकि अलग अलग रिज़ाइन देने के उसके बाद से देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह। देखिए, मुझे नहीं पता किस पार्टी से लोगों ने रिज़ाइन किया है, लेकिन हमारी पार्टी से किसी ने रिज़ाइन नहीं किया है। जिनकी भी चंद चिंताएँ थी इसको लेकर के, हम लोगों ने सभी को बताया है, और उन्होंने भी अपनी तरफ से रिसर्च करके बिल को पढ़ा है, समझा है, और सभी को ये समझ में आया है कि बड़े मुस्लिम तबके के लिए ये बिल बहुत ज़रूरी था। और अगर जो पहले के द्वारा लोगों को की जो संपत्तियाँ थी, जो खुदा की संपत्ति है, जो लोगों ने खुद की संपत्ति बना ली थी, अब उन संपत्तियों का फ़ायदा पूरे मुस्लिम समाज को मिलेगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चिराग पासवान ने भी एक्सेप्ट किया है कि कुछ लोग नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी दूर होगी समय के साथ। तो ये मतलब समय के साथ कैसे दूर होगी?
नहीं, बड़ा स्वाभाविक है। कुछ चीज़ें जब कानून में बदलाव होते हैं, समाज की बेहतरी के लिए होते हैं, तो कुछ लोगों को थोड़ा अपनी चिंताओं को लेकर के नाराज़गी होती है, अपने कंसर्न्स को लेकर के नाराज़गी होती है। लेकिन इस बिल ने पूरे समाज, आप जब बात करेंगे पूरे समाज की, उसकी बात की है। लोग भी समझेंगे। अ, हम लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन जब पूरे समाज की बात आएगी तो लोग भी समझेंगे कि पूरी समाज की बेहतरी के लिए है। और इसको अगर आम मुसलमान को फ़ायदा मिल करके वो भारत के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ मुख्य धारा में जुड़ करके अगर इसमें आगे बढ़ता है, जो कि सभी सरकार सभी नेताओं का लक्ष्य है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। तो ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है कि प्रॉपर्टी ले लिया जाएगा या फिर अब उनसे छीन लिया जाएगा, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब CAA आया था तभी लोगों ने कहा था कि मुसलमानों से नागरिकता छीन ली जाएगी। कितने मुसलमानों की नागरिकता छीनी गई? इससे पहले जब 3 तलाक आया था तभी लोगों ने ऐसा ही भ्रम फैलाया था। जब सीन 370 आया था तभी भ्रम फैलाया गया था। क्या किसी मुसलमान की नागरिकता गई? क्या किसी को कश्मीर से भगाया गया? क्या इस 3 तलाक के कारण किसी भी सही आदमी जो था उसको न्याय नहीं मिला? देखिए, बार-बार विपक्ष एक पूरे मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक बनाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तबका आगे बढ़े, मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो वो अपने नेताओं से सवाल करना शुरू करेगा, जिसका जवाब उनके पास नहीं है। ज़रूरी ये है कि एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के लिए एक पूरा समाज वोट बैंक बनकर क्यों रहे? क्यों नहीं वो भी आगे बढ़े? और ज़्यादा जो चिंता है वो आम मुसलमान को नहीं है, जो इनके लोगों का, जो लोग स्वार्थी तत्व जो कुछ हैं, जिन्होंने इन संपत्तियों पे कब्ज़ा किया हुआ था, ये उन लोगों का है। तो होने दीजिए, जब समाज आगे बढ़ेगा तो कुछ लोगों को इसमें जो इन्होंने स्वार्थी तत्व थे, उनका तो कुछ नुकसान होगा, लेकिन पूरे समाज के फ़ायदे के लिए बिल है। तो आप इस कमेटी में हैं, तो आप इसको अपनी तरफ से मतलब इसको देखते हैं कि ये फ़ायदेमंद का बिल है, आप इस सहमत हैं इससे? पूरी समाज के लिए फ़ायदेमंद का बिल है। देखिए, एक अलग-अलग प्रावधानों पे हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े 2-3 प्रावधान हैं, जैसे वक्फ बाय यूज़र, आज के दिन हम AI की दुनिया में हैं, मशीन लर्निंग की दुनिया में। क्या इस समय पुराने समय में रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल था, तो यूज़ के हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित किया गया। और बिल ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि हम पुरानी संपत्तियों को ले लेंगे। उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, यानी कि अब के बाद किसी को भी वक्फ करना होगा तो वो लिखित होना चाहिए। और AI और मशीन लर्निंग के समय में तो ये होना ही चाहिए। अब तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान है। उसी हिसाब से DM को लेकर के जो लोगों की मानसिकता थी कि DM को क्यों ये अधिकार दिए गए। पूरे ज़िले में जो DM होता है, ज़मीन और रेवेन्यू का कस्टोडियन होता है, उससे बेहतर रिकॉर्ड किसी के पास है नहीं। तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। जब वो पूरे ज़िले को देख सकता है तो कुछ वक्फ संपत्तियों को भी देख सकता है। जितने भी इसमें मेंबरशिप वाला जो है, ख़ास करके कि प्रबंधन में इसमें गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए। देखिए, यहाँ मतलब गैर मुस्लिम से नहीं है, यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, जो होते हैं जिनको इस्लामिक लॉ के बारे में ना जानकारी हो, जिनको संपत्तियों के प्रबंधन के बारे में जानकारी हो, लॉ के बारे में जानकारी हो, वो किसी भी समाज से आ सकते हैं। एक्सपर्ट की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। एक्सपर्ट किसी भी समाज से आता है। और ये सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, मुस्लिम समाज में भी होगा। अब जितने भी मंदिर के ट्रस्ट हैं, उसमें DM बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर होते हैं। DM किस धर्म से होगा, किस समाज से होगा, किस जाति से होगा, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह के भ्रम फैलाए ज़रूर गए हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। बिल लागू होने के बाद कितनी मस्जिदें, कितने कब्रगाह, कितने खानखाने, कितने मदरसे पे सरकार ने कब्ज़ा किया है, किसी पर नहीं। बिल तो लागू हो चुका है। इन संपत्तियों में अब जो कुरीतियाँ थी, जो इनसे अर्जित की जा सकती थी रेवेन्यू, खुद सच्चर कमेटी ने कहा है कि हमारे पास उस वक्त तकरीबन 6 लाख एकड़ संपत्तियाँ थी, जिससे कम से कम हम 12,000 करोड़ का रेवेन्यू हर साल जनरेट कर सकते थे, लेकिन जनरेट होता था सिर्फ 163 करोड़। अब इन संपत्तियों में बेहतर प्रबंधन आएगा तो रेवेन्यू भी आएगा, जो समाज के लिए खर्च होगा। आखिरी सवाल लेंगे कि जितने लोग यहाँ पे आपको वोट किए हैं मुस्लिम समाज से, वो अब नाखुश हैं, उनके लिए लास्ट मैसेज क्या देना चाहिएगा? देखिए, जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे मेरा अपील है और मैं उन सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बिल को लेकर के जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, उस बारे में ध्यान देने के बजाय आप
दूध का दूध और पानी का पानी करें। आप खुद इस बिल को लेकर के पढ़ें, जो संविधान के, जो कानून के एक्सपर्ट हैं, उनकी बातों को सुनें, क्योंकि वो आपको सही स्थिति, सही परिस्थिति बताएंगे, हर प्रावधानों को लेकर के आपको सही जानकारी देंगे, जिसके बारे में पूरे समाज को जानने की ज़रूरत है। यही भ्रम ट्रिपल तलाक, यही भ्रम 370, यही भ्रम CAA नागरिकता वाले कानून को के बारे में फैलाया गया था, जबकि नागरिकता वाला कानून नागरिकता लेने नहीं, नागरिकता देने वाला कानून था। आपको ज़रूरी ये है कि आज आप इस पूरे कानून को एक्सपर्ट के माध्यम से, कानून के जो एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से समझें, तब आपको समझ में आएगा कि जो बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको भटकाने के लिए कही जा रही हैं। ये पूरे समाज के पक्ष में बिल है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जमुई के सांसद अरुण भारती जी, जिन्होंने जो JPC के भी वक्फ बिल में मेंबर रहे थे, तो चाहते थे कि चर्चा इनसे करना जरूरी था, क्योंकि यही अच्छे से बता सकते थे, क्योंकि वक्फ बिल काफ़ी चर्चा हो रही है, विरोध हो रहा है, इसको लेकर के हर जगह बातें हो रही है। तो पूरी बात आपने इनकी सुनी, आपका क्या कमेंट है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं विशाल पुष्णे, जादू जमुई से, थैंक यू।